हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार अपने चैनल लिपि बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार। अधिशोषण के प्रकार, उसमें भी कंडीशन रखी हुई है। वो क्या है कि ठोसों पर गैसों का अधिशोषण। ठीक है, का अधिशोषण, ठोसों पर गैसों का अधिशोषण। ठीक है, तो इससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें भी। ठीक है, जिससे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर गांव में रहने वाले बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अधिशोषण के प्रकार में देखा कि जो अधिशोषण होता है उसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक नंबर एक भौतिक अधिशोषण। ठीक है, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, नंबर दो रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, दो प्रकार के अधिशोषण होते हैं। तो बहुत ही सरल होते हैं। चलिए देखते हैं। जो भौतिक अधिशोषण होता है, तो जो भौतिक अधिशोषण होता है, आप देखेंगे कि जो अधिशोष्य होता है, अधिशोष्य। ठीक है, अधिशोष्य का मतलब गैस के मॉलिक्यूल। ठीक है, और जो अधिशोषक होता है, क्या होता है? अधिशोषक होता है। उनके मध्य जब दुर्बल वांडरवाल बल, क्या होता है? दुर्बल वांडरवाल बल होता है, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, इधर की बात करें तो क्या होता है कि जब अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्या होता है? रासायनिक आबंध का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम रासायनिक अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल होता है, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, मैं बात करूं तो आप देखेंगे भौतिक अधिशोषण आपके चारों तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, आपने देखा है कि जो घर में झाड़ू लगता है। ठीक है, तो जब झाड़ू लगता है तो क्या उड़ती है? डस्ट उड़ती है। ठीक है, डस्ट उड़ती है, तो वो डस्ट के अणु हमारे घर पे रखी हुई वस्तुओं, मतलब सतह पर, मतलब कि अधिशोषक, ठीक है, की सतह पर जाके एकत्रित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि कहीं पर गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी के ऊपर आपने देखा बहुत ही डस्ट छह जाती है। ठीक है, मतलब चारों तरफ शीशे पे आपने देखा है। ठीक है, मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल पे खूब अच्छे से दिखता है। ठीक है, उसकी जो डिस्प्ले है उस पर छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, किसके? अधिशोष्य के। ठीक है, तो जब उनके मध्य क्या होता है भाई? दुर्बल वांडरवाल बल पाया जाता है, मतलब ऐसा बल जिसे हम आसानी से हटा सकते, मतलब तोड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फिर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे फूंक दें तो क्या होता है? वो जो अधिशोष्य के अणु होते हैं वो हट जाते हैं, उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है। ये कह सकते हैं कि अधिशोषक पर जो अधिशोष्य होते हैं उन्हें हम आसानी से हटा सकते हैं, क्योंकि उनके मध्य क्या होता है? दुर्बल वांडरवाल बल होता है। ठीक है, जैसे मैं देखूं इधर मेरे पास ये एक, ठीक है, आधार है और ये इस पे क्या बैठ गए भाई? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये अधिशोष्य है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये आपको पता है अधिशोषक है। क्या है भाई? अधिशोषक है। ठीक है, और इनके मध्य क्या है?
इनके मध्य दुर्बल वांडरवाल वल, ठीक है, ये होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐसे ही हम थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा भी हलचल करें तो ये आसानी से हट जाते हैं। ठीक है, ऐसे फूंक दें तो ये जो अधिशोष होते हैं ये हट जाते हैं। ठीक है, अब इधर आते हैं। ठीक है, ये इतना आसान होता है। अब इधर आते हैं तो ये इनके मध्य क्या होता है, तो आप इधर देखेंगे अधिशोष निर्माण होता है। ठीक है, रासायनिक बंध बनता है भाई। ठीक है, अधिशोषी और अधिशोषक के मध्य जब, ठीक है, क्या है, जब कोई अधिशोष अधिशोषक पर जाके क्या होता है, अधिशोषण प्रदर्शित करता है, तो फिर क्या होता है, इनके और इसके मध्य क्या बन जाता है, एक रासायनिक आबंध बन जाता है। क्या बन जाता है, रासायनिक आबंध बन जाता है। जैसे मैं बात करूं तो कोई भी मेटल होता है, कोई भी धातु होती है, जब वो हमारे वातावरण में वायुमंडल में पड़ी रहती है तो वो क्या होता है, उस पे एक ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है। और वही ऑक्सीजन की परत क्यों चढ़ती है, तो क्या बनता है भाई, धातु ऑक्साइड बनेगा। तो धातु ऑक्साइड की परत चढ़ गई ना एक, ठीक है, तो धातु ऑक्साइड की परत चढ़ गई तो इसका मतलब अधिशोष और अधिशोषक, भाई मेटल की सतह क्या हो गई है, मेटल की सतह अधिशोषक हो गई है और जो गैस है वो अधिशोषी हो गई है। ठीक है, तो दोनों के मध्य क्या बन गया है, एक रासायनिक आबंध बन गया है। ठीक है, तो उसे हम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, ठीक है, तो मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, मान लो चलो एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, और इधर वातावरण में चारों तरफ हमारे पास क्या है, तो ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन के अणु आएंगे और क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे भाई, अधिशोषण करेंगे। ठीक है, और अधिशोषण करने के बाद ये इसके साथ क्या बना लेंगे, ये इसके साथ रासायनिक आबंध बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रासायनिक आबंध। ठीक है, क्या बना लेंगे भाई, रासायनिक आबंध। ठीक है, बॉन्ड, रासायनिक बॉन्ड बना लेंगे भाई। ठीक है, और जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए जरा, क्या क्या इन्हें हटाया जा सकता है, यहाँ से ऑक्सीजन को हटा सकते हैं हम, नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अधिशोषण में जो रासायनिक बॉन्ड बनता है वो परमानेंटली बन जाता है, उसे हम हटा नहीं सकते हैं। और जबकि यहाँ पर दुर्बल वान डेर वाल बल जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य होता है तो उसने हम आसानी से तोड़ सकते हैं, जबकि इन्हें इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारे पास हो गया था, ये नंबर 1 है। ये नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 2 की बात करेंगे हम। ठीक है, यह है प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप जान सकते हैं क्या है भाई, वायु में उड़ने वाले जो डस्ट के कण हैं उनकी बात करें तो फिर क्या है, उनके लिए क्या कोई सतह है, कोई सतह विशिष्ट हो सकती है भाई, कोई भी सतह उन्हें मिल जाए, कोई भी आधार मिल जाए, कोई भी बेस मिल जाए या कोई भी अधिशोषक मिल जाए तो फिर क्या होगा, वो वहां पे उस पे क्या करेंगे, अधिशोषण प्रदर्शित करेंगे, अधिशोषण प्रदर्शित करेंगे। तो ये कह सकते हैं हम कि प्रकृति में ये जो भौतिक अधिशोषण है ये विशिष्ट नहीं होता है। ठीक है, विशिष्ट नहीं होता है, मतलब इसके लिए अधिशोषक का चुनाव की आवश्यकता नहीं होती है। अधिशोषक कोई भी हो वो उस पर अधिशोषण प्रदर्शित करेगा और क्या दिखाएगा, दुर्बल वान डेर वाल बल प्रदर्शित करेगा। ठीक है, चलिए इधर लिखते हैं, तो ये नंबर 2 था। इधर देखते हैं तो ये क्या है, यह है
प्रकृति में अति विशिष्ट होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं अति विशिष्ट होते हैं कैसे होते हैं भाई। यह प्रकृति में क्या होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये विशिष्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनके लिए कोई भी अधिशोषक हो वो उस पर अधिशोषण प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं यहाँ से आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन मेटल्स के साथ मतलब धातुओं के साथ क्या करती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, क्या सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी ऑक्सीजन? क्या सभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी? चाहे फिर मान लो कि वो कांच हो, कांच की सतह मिल जाए तो उसके साथ भी कांच का ऑक्साइड बनाएगी? नहीं, ऐसा नहीं करती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि यह जो रासायनिक अधिशोषण होता है यह अति विशिष्ट होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अधिशोष्य जो होता है वो अधिशोषक के साथ, अधिशोष्य जो होता है वो अधिशोषक के साथ तभी अधिशोषण करता है जब रासायनिक आवंध बनाने की कोई संभावना होती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि ये जो ऑक्सीजन है इस एल्यूमिनियम पर जब अधिशोषण करेगी तो फिर तभी करेगी जब इसे लगेगा कि हम इसके साथ रासायनिक आवंध बना सकते हैं या रासायनिक आवंध बनाने की संभावना होती है, तभी रासायनिक अधिशोषण होता है। ठीक है, ये कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके साथ ही हम तीसरे की बात करें। तीसरा क्या है, ये है उत्क्रम। ठीक है, क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो क्या थे, अधिशोष्य थे, ये अधिशोष्य जो हैं वो क्या है, पहले जाके अधिशोषक की सतह पर बैठे। ठीक है, और फिर क्या करें, हम उन्हें हटा दें तो दोनों तरफ रिएक्शन हो सकती है ना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हें हम हटा भी सकते हैं। ये अधिशोषण कर रहे हैं तो एक रिएक्शन हो रही है फॉरवर्ड। ठीक है, जब मैं इन्हें हटा रहा हूं तो ये बैकवर्ड हो रही है। तो ये क्या हो गए हैं, उत्क्रमणीय। इन्हें हम हटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। इनका अधिशोषण हो सकता है और अधिशोषण टूट सकता है। ठीक है, आसान है। ठीक है, तो जैसे कि डस्ट के पार्टिकल है, ठीक है, किसी सतह पर बैठ गए और मैंने उसे ऐसे करके फूंक दिया या हला दिया तो वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो अधिशोषण टूट जाता है। ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन तो ये क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, और इधर देखते हैं तो ये है, ठीक है, अनुत्क्रमणीय। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो एक बार ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के मध्य रासायनिक आवंध बन जाता है तो फिर क्या होगा, क्या उस रासायनिक आवंध मतलब ये क्या हो गई है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, क्या बैकवर्ड रिएक्शन हो सकती है, मतलब एल्यूमिनियम अलग हो जाए ऑक्सीजन अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, यहाँ पर अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण हमेशा अनुत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन अगर जो एक बार एल्यूमिनियम से रासायनिक आवंध बना लेती है तो उसका रासायनिक आवंध को तोड़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए क्या कहते हैं हम इसे, यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे की बात करें तो नंबर 4। ठीक है, यह जो है अगला कि जो ये जो होता है ये गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं वो है आसानी से भौतिक अधिशोषण प्रदर्शित करेंगी। ठीक है, और जो गैसें आसानी से द्रवित नहीं होती हैं वो क्या होंगी, भौतिक अधिशोषण आसानी से प्रदर्शित नहीं करती हैं। तो चलिए हम लिखते, अधिशोषित होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि अधिक आसानी से द्रवणीय गैसें जो हैं वो आसानी से क्या करती हैं, अधिशोषित
होती हैं, ठीक है, आसानी से अधिशोषित होती हैं। यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, और जो अधिशोषक से आसानी से क्रिया कर लेती हैं वह क्या करती हैं, रासायनिक अधिशोषण दर्शाती हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, आसानी से आप देख सकते हैं। इसका भी उदाहरण 5वां, ठीक है, नंबर 5, ठीक है, यह है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब एंथैल्पी परिवर्तन जब अधिशोषण होता है तो उसमें ऊर्जा परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम कह सकते हैं। ऊर्जा, एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा, डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं इसे, तो अभी आगे और भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर कहेंगे ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, तो ऊर्जा परिवर्तन बहुत कम होता है, तो हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में ऊर्जा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे, ठीक है, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम होती है, तो कितना होता है, तो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब अधिशोषक पर अधिशोष्य बैठते हैं तो ऊर्जा परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो जो ऊर्जा परिवर्तन होता है वो बहुत कम होता है, कह सकते हैं 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है, इधर की बात करें तो ये हो जाएगा इसमें, ठीक है, किलो जूल होती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी बहुत अधिक 30 से 240 किलो जूल पर मोल होती है। कहने का तात्पर्य है कि भाई रासायनिक आबंध बनेगा तो ऊर्जा परिवर्तन होगा, एंथैल्पी परिवर्तन होता है तो बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन बहुत अधिक होता है, यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भाई रासायनिक आबंध बनता है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आबंध नहीं होता है, सिर्फ दुर्बल वांडरवाल बल होता है। ठीक है, तो वहां पर ऊर्जा परिवर्तन कम होगा। यहाँ पर रासायनिक आबंध बनता है तो यहाँ पर ऊर्जा परिवर्तन ज्यादा होगा, तो इसका मतलब एंथैल्पी बहुत अधिक होगी। ठीक है, चलिए अगले की बात करें तो अगला है हमारे पास 6 नंबर, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पर जो भौतिक अधिशोषण होता है, जो भौतिक अधिशोषण होता है वह निम्न ताप में सहायक होता है। ठीक है, निम्न ताप में सहायक होता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है, ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण में कमी आती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर इसके तापमान में वृद्धि करते हैं तो इसका जो दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है वो टूट जाता है और ये हट जाते हैं। तो इसका मतलब निम्न ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर कह सकते हैं, या निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिखते हैं, इसमें घटता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे इधर बात करें तो वो भी आसान है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें निम्न ताप सहायक है, मतलब निम्न ताप पर ये जो भौतिक अधिशोषण है वो प्रदर्शित होता है, और अगर जो ताप बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो भौतिक अधिशोषण में कमी आती है, घटेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला, इसी का अगला इधर वाला देखते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होगा, इसमें उच्च ताप सहायक है। इसमें क्या होता है, इसमें ताप बढ़ने पर यह बढ़ता है। आप देख सकते हैं ना, टेम्परेचर बढ़ेगा, उच्च ताप पर क्या होता है, उच्च ताप, सॉरी मैंने ताप नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक है, उच्च ताप सहायक है, और ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ेगा तो यह बढ़ता है क्या, रासायनिक अधिशोषण। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये और अधिक से अधिक रासायनिक आबंध का निर्माण करता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके कितने, 6। चलिए आपको दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है, देखें, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं इन्हें हटा देता हूँ और फिर 6 हो गए भाई हमारे पास। ठीक है, याद रखिएगा।
और 6 के बाद मैं यहाँ से ये 7 देखते हैं, 7वां। ठीक है, तो जो भौतिक अधिशोषण है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, भौतिक अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। कहने का तात्पर्य है कि हमारे चारों तरफ जितनी डस्ट उड़ रही है उसे जितना अधिक क्षेत्रफल मिलेगा, जितनी बड़ी से बड़ी क्या मिलेगा, अधिशोषक मिलेगा, जितना बड़ा से बड़ा अधिशोषक मिलेगा वो उतना ही अधिक अधिशोषण करेगी। ठीक है भाई, पृष्ठ पर बैठेगी, जितना बड़ा पृष्ठ मिलेगा उतनी वो बैठ जाएगी उसके ऊपर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका भौतिक अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मैं लिखता हूं। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, और यह भी सेम होगा भाई, जितना अधिक एल्यूमिनियम का जितना अधिक पृष्ठ होगा, ठीक है, मतलब सतह जितनी बड़ी होगी उस पर रासायनिक आबंध उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ऑक्सीजन का अब अधिशोषण उतना ही अधिक होगा और उस पर रासायनिक अधिशोषण भी उतना ही अधिक होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल में निर्भर करता है। जितना अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस पर उतना ही अधिक रासायनिक अधिशोषण होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी लिख देते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए दोनों हो गए हैं, बहुत ही आसान है। उसके बाद 8वें की बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले से समझते हैं, वो देखते हैं कि अब आप देखेंगे कि जो भौतिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण जो होता है वो बहुआण्विक परत में होता है। बहुआण्विक परत कहने का तात्पर्य है कि इसी के ऊपर, ठीक है, जो ये अधिशोषण हो गया है इसके ऊपर आएगा और ये इस तरह से और अणु आएंगे, इस तरह से इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इस तरह से ये बहुआण्विक परत बनती है। बहुआण्विक, ठीक है, बहुत सारे अणुओं की परत, मतलब गैस के अणु पृष्ठ की सतह पर आके एकत्रित होते हैं। ठीक है, और अधिक से अधिक परतों का निर्माण करते हैं। आप डस्ट देखते हैं ना, किसी भी पृष्ठ पर डस्ट की कितने परतें चढ़ जाएंगी। ठीक है, पहले थोड़ा होगा, फिर और जितनी मोटी होगी उतनी हमें धुंधली दिखती है ना सतह। ठीक है, तो ये बहुआण्विक होता है, इसमें बहुत सारी परतें बन सकती हैं भौतिक अधिशोषण में। रासायनिक अधिशोषण के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ऑक्सीजन इधर आएगी, इस पे बैठेगी, क्या ये एल्यूमिनियम के साथ रासायनिक आबंध बना पाएगी? नहीं बना पाती है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कौन आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, यह हमेशा एकांडविक होती है। ठीक है, एकांडविक परत होती है, या हम कह सकते हैं रासायनिक अधिशोषण हमेशा एकांडविक होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण हमेशा बहुआण्विक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इससे जो ऑक्सीजन इधर से आएगी वो इसके ऊपर बैठेगी भाई, और ये एल्यूमिनियम के साथ रासायनिक आबंध नहीं बना पाएगी। ठीक है, क्योंकि एक पहले से ही एक परत बनी हुई है, और यहाँ पर रूल है कि रासायनिक अधिशोषण में क्या बनना चाहिए? रासायनिक आबंध बनना चाहिए। रासायनिक आबंध तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक अधिशोषण में सिर्फ एक ही परत बनती है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इसमें यह है। ठीक है, ये था आपका। उसके बाद अगला चलिए अगला देखते हैं कि जो भौतिक अधिशोषण होता है, भौतिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा, हमने पीछे पढ़ा है, पिछले वाले चैप्टर में सक्रिय ऊर्जा के बारे में पढ़ाया मैंने आपको, लास्ट टॉपिक सक्रिय ऊर्जा ही पढ़ाया था। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने पढ़ा है उसे जाके वहां पर देखेंगे पहले आप। ठीक है, चेक करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, मैंने आपको वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है ग्राफ की सहायता से। ठीक है, आरेनियस कॉन्सेप्ट की सहायता से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो वहां पर आप जाके एक्टिवेशन एनर्जी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसकी जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? तो
मैं इसे लिखता हूं 9 है, ये आखिरी है आपका। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, सक्रिय ऊर्जा कम क्यों होती है? तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि इसमें भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक आबंध नहीं बनता है, जिसके कारण इसकी सक्रिय ऊर्जा बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी सक्रिय ऊर्जा कम क्यों होती है? तो मैंने आपको बताया है कि अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण इनका क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा कम होती है। तो हम लिख सकते हैं इसे भी, क्यों होती कम? तो क्योंकि इनमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इनमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध नहीं बनता है, इसी कारण इनकी सक्रिय ऊर्जा कम होती है। इनमें देखें इधर तो बहुत आसान है, मैं कह दूं इनकी सक्रिय ऊर्जा इधर रासायनिक अधिशोषण में जो सक्रिय ऊर्जा होती है वो उच्च होती है, अधिक होती है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य, ठीक है, क्या बनता है, रासायनिक आबंध बनता है, जिसके कारण इनकी सक्रिय ऊर्जा उच्च होती है। चलिए लिखते हैं इसे, इनकी सक्रिय ऊर्जा, ठीक है, क्या होता है, निर्माण होता है। इनकी सक्रिय ऊर्जा उच्च होती है क्योंकि इनमें अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य रासायनिक आबंध का निर्माण होता है, इस कारण इनकी सक्रिय ऊर्जा उच्च होती है। ये थे आपके अधिशोष्य, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं आगे। अधिशोषण जो होता है उसकी क्रिया विधि क्या होती है, मैकेनिज्म क्या होती है, क्रिया विधि, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें भाई, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें भाई। जितने भी लोग देखते हैं वो अपने साथियों को शेयर करें इसे। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के सभी साथियों को अपने शेयर करें। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।